हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान का सेट नंबर। ये तो सेट नंबर 1 है, लेकिन मैं इस सेट नंबर 2 में कराऊंगा, ठीक ना। सेट ये कौन सा है, सेट आपका 2 है, क्योंकि सेट नंबर 1 जो है उसको, इसका जो पहला वाला सेट है ये वाला, देखिए ये वाला आपको मैं बता दूं, ये वाला जो सेट है सेट नंबर 1 में, ये सेट नंबर 2 जो है सेट नंबर 1 में हो गया है, तो इसलिए हम लोग इसको सेट नंबर 2 में कर देंगे, ठीक ना। तो ये आपका सेट नंबर 2 हो गया 2024 का। इसका जो कोड है 347FZ, ठीक है। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7460012763, ठीक ना। ये आपका कांटेक्ट मेरा नंबर है, तो इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए जेकेएस लिख करके। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर पर लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन देखिए ये है 1। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पांच ग्राम यानी OH 450 ml विलियन में घुला हुआ है। विलियन की मोलरता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए मोलरता आपको बताना है। मोलरता का देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक ना। तो मोलरता का फार्मूला हम लोग यहाँ पर से देखिए, हम लोग मोलरता का फार्मूला क्या होता है, M बराबर, कैपिटल M बराबर मोलरता को लिखते हैं। कैपिटल M बराबर होता है आपका स्मॉल w इंटू 1000 अपान में आप लोग लिख सकते हैं कैपिटल W गुणे आयतन, किसमें, ml में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1000 लिख सकते हैं, ठीक है, लिखे हैं, तो यहाँ पर आयतन ml में होगा, किसमें होगा, ml में, तो ml में हो गया। और यहाँ पर देखिए आपका मान दिया हुआ है, कितना मान दिया है, तो देखिए 5 ग्राम ये जो आपका मान दिया है, इसका मान दिया है स्मॉल w का, और ये W नहीं, ये स्मॉल, ये कैपिटल M रहेगा, ठीक है। ये कैपिटल M डैश कह सकते हैं इसको, कैपिटल M डैश, ये M डैश है। तो यहाँ पर मान आप रखेंगे W का मान कितना है, 5 ग्राम, 5 ग्राम। फिर आपका देखिए जो 1000 है, 1000 है यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर NaOH का जब अणु बाहर निकालेंगे, NaOH का, NaOH, तो सोडियम कितने पर होता है, 11 11 गुणक 22, यानी कि इसका अणु भार 23 होता है। 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, ये हो जाएगा कितना, 23 1 24, 24 और 16 कितना हो जाता है आपका 40, कितना आ गया, 40 आ गया। अब यहाँ पर रखेंगे m की जगह पर 40 गुणे में आयतन कितने दिया, ml में दिया है 450 ml, तो 1 0 से 1 0 कटा, फिर 1 0 से 1 0 कटा, अब 5 से कटा, 5 9 45, 5 9 45, और नीचे 4 बटे में 9 बचा, तो यहाँ पर 2 से काट दिए, 2 5 10 और 2 दूना के 4, 5 बटे 18 आ गया, कितना आ गया, 5 बटे 18। यहाँ पर दशमलव में लेकर जाएंगे तो 0 दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 18 दूना के 36, और यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 14, 18 7 140 होगा, 118 7 126, 18 7 126 7 बार, और ये आएगा आपका आंसर कौन सा आएगा, ये वाला फोर्थ वाला, ठीक ना। तो ये वाला आपका 0.278 ये आपका मोल लीटर इनवर्स आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 बार भी जा सकता है, ठीक है, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार फिर एक बार जाएगा, ठीक है, इसे जाएगा बार बार। उसके बाद देखिए यहाँ पर संकुल क्या कर रहा है कि संकुल K3COC2O4 का थ्राइस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए ये कर रहा है K3 है, तो देखिए K3COC2O4 में थ्राइस है, इसमें आपका K का जो है ऑक्सीकरण संख्या, तो K को हम लोग X मान लेते हैं, X इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसको X मान लेते हैं, X, ये कितना है 3 है, तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। इसका पोटेशियम कितना होता है, +1 होता है, तो 3 है तो +3 हो जाएगा। फिर C2O4 का जो होता है कितना होता है, -2 होता है, इसका कितना होता है, -2 होती है आयन, आयन कितना होता है इस पर, -2 होता है, तो ये कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर में क्या लिख देंगे 0, ठीक ना। +3x माइनस ये हो जाएगा 3 दूना के 6 0, और ये माइनस घट जाएगा तो x -3 बचेगा 0, x बराबर हो जाएगा आपका +3, ठीक ना। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या 3 आ जाएगी, +3। तो इसमें देखिए +3 किसका है, तो ये 3 है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों।
उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती, तो ये आपका होता है स्कैंडियम। क्या होता है? स्कैंडियम होता है, ठीक ना। स्कैंडियम क्या होता है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो इसका अंत में एक ही आता है, तो ये ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बना पाता है, ठीक ना। तो इसलिए ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या नहीं, अवस्था नहीं दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ये वाला, कौन सा है? प्रश्न नंबर घ, यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबल सबसे अधिक होता है। तो इसमें देखिए आपका दिया है सेकेंडरी एमीन है, प्राथमिक एमीन है, टर्शियरी एमीन है, तृतीयक एमीन और ये अमोनिया है। तो यहाँ पर जो आपका होता है ये टर्शियरी एमीन जो होता है सबसे क्षारी होता है। जो टर्शियरी एमीन होता है सबसे क्षारी होता है। उसके बाद जो द्वितीयक एमीन है उसके बाद आता है, उसके बाद प्राथमिक एमीन, उसके बाद अमोनिया, ठीक है। ये आपको क्षारीयता का क्रम है। उसके बाद देखिए आपका अंगा वाला है यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। इसमें एक यौगिक है जो डाइसैकेराइड, जो सुक्रोज होता है ये भी डाइसैकेराइड होता है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड, माल्टोज भी इसी का भाई होता है डाइसैकेराइड। जो सेलुलोज होता है यही आपका डाइसैकेराइड नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालेन अभिकर्मक से होती है? कौन से यौगिक की पहचान किसकी टालेन अभिकर्मक से होती है? एल्कोहल। एल्कोहल तो टालेन अभिक्रिया से नहीं होता है, लेकिन एल्डिहाइड जो होता है RCHO, RCHO की पहचान होती है, एल्डिहाइड की पहचान होती है किससे? टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया कर क्या देता है? रजत दर्पण बनाता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 का क है। 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 450 यानी कि 450 ग्राम जल में मिलाया गया, निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग गणना कर लिए हैं, आइए कॉपी पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है C2H6O2 इसका फार्मूला है, को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक में अवनमन की गणना करना है, विलयन का हिमांक बताना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग विलयन हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन वाला फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M। M क्या है? मोललता है। तो ये किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। कौन? हिमांक। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TF बराबर फार्मूला हो जाएगा KF इंटू W इंटू 1000। 1000 को ग्राम में चेंज किए हैं जब विलायक को, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये कैपिटल M अपान W, कैपिटल W। तो ये फार्मूला हो गया। फार्मूला पर यहाँ पर देखिए दिया है स्मॉल W बराबर यहाँ पर दिया 30 ग्राम और कैपिटल W बराबर 450 ग्राम। उसके बाद हम लोग M का मान इससे निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर निकाले भी हैं, 24 होता है, C2 है कार्बन, तो कार्बन का 24 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 32 हो जाएगा। इसका अणुभार निकालेंगे, आ जाएगा 62 आएगा, जोड़ेंगे तो KF की वैल्यू आपकी होती है 1.86। ये आप लोग रख सकते हैं, स्थिरांक होता है, ठीक ना। ये नॉर्मली आप लोग रख सकते हैं अगर नहीं दिया है तो। इसमें देखिए दिया नहीं, इसलिए बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसको बहुत बच्चे नहीं कर पाते इस प्रकार के सवाल को, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TF बराबर हो जाएगा, ये मान रखेंगे जब KF का मान 1.86 गुणे 30 गुणे 1000 बटे में 62 गुणे 450, तो 1 0 से 1 0 गया। अब देखिए 31 दुना के क्या होता है? 62, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग काट लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग 15 से काटे, 15 तिया 45, अब 15 दुना के 30, ये हो गया। उसके बाद देखिए 2 से काटेंगे इसको तो 31 हो जाएगा। फिर ये 3 जो है 3 इसको काटेगा 3, तो ये हो जाएगा 0, ये 0.62 बचेगा, क्योंकि 3 छका 18 और 3 दुना के 6, ठीक ना। यहाँ 31 है, यहाँ 62 है, तो 31 और 62 कटेगा, तो ये बच जाएगा 0.02, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव, तो 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे पर 0.02, और यहाँ पर 100 बचा है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का क्या हो जाएगा, 100 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2.0 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या होता है, मोटिवेशन घट जाता है कि वीडियो पर लाइक नहीं आ रही, बच्चे लोग लाइक नहीं कर रहे, तो आप लोगों को लाइक करना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो लाइक करते रहिए वीडियो को। यहाँ पर देखिए विलयन का हिमांक जब निकालेंगे तो देखिए शुद्ध जल का जो हिमांक होता है TF बराबर कितना होता है,
273.15 केल्विन होता है जो जल का जो हिमांक होता है, ठीक ना, शुद्ध जल का जो हिमांक होता है इतना होता है। आपको याद भी कर लेना है, अगर पूछ देगा सवाल, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़े होंगे, ठीक ना। तो इसलिए ये जो डेल्टा टी एफ बराबर कितना होता है, शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन होता है। विलयन का हिमांक बराबर फार्मूला क्या होता है, टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ, टी एफ माइनस डेल्टा, यानी कि शुद्ध जल में से क्या घटाना है आपको, डेल्टा टी एफ जो ये मान आया है ना, जो डेल्टा टी एफ बराबर ये देखिए आपका मान आया है 2.0, तो इसी को घटा देंगे, आपका आ जाएगा हिमांक, विलयन का हिमांक, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 273.15 -2, ठीक ना, 0.0 है तो उसका कोई मान नहीं होता है। तो यहाँ पर घटाएंगे 273 में से 271.15 ग्राम के में आ जाएगा, ठीक ना, केल्विन में। डेल्टा टी एफ का मान इतना आ जाएगा 271.15, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से आपको ये सवाल समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे में देखिए क्या है, ये है प्रश्न नंबर 2 का ख, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश, मोल अंश पहला है, तो मोल अंश को देखिए, एक विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग उस घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं, ठीक ना। मोल प्रभाज भी इसी को कहते हैं, मोल अंश भी इसी को कहते हैं, ठीक है बेटा। मोल अंश देखिए, एक विलयन में, जो मान लीजिए कोई विलयन है, किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, जितने मोल हैं विलयन में, जितने घटक हैं उनके मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की, ये देखिए घटक के मोलों की संख्या, यही वाला घटक के मोलों की संख्या बटे में कितना, विलय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, मोल प्रभाज का या मोल अंश का ये फार्मूला होता है। अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। दूसरी इसमें हेडिंग है मोललता। मोललता किसे कहते हैं, विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कहिए चाहे 1 kg कहिए, चाहे 1 किलो में, 1 किलोग्राम में घुलित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलायक के 1 किलोग्राम में घुलित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। यानी कि 1 किलोग्राम में, विलायक के किसी 1 किलोग्राम में जितने विलय के मोल घुले होते हैं, जितने विलय के मोल घुले होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मोललता बोलेंगे। तो मोललता बराबर देखिए यहाँ पर क्या होता है, विलय के मोल, विलय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में, ठीक ना, विलायक का द्रव्यमान केजी में। ये आपका फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। मेन फार्मूला अभी जो वाला होता है सूत्र वाला वो नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ परिभाषा पूछा था तो मैं इसमें फार्मूला भी एडजस्ट कर दिया हूँ इसमें। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का ग है, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो लैंथेनाइड देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है। लैंथेनाइड आकुंचन देखिए, लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। लैंथेनाइड क्या कहलाती है, आकुंचन कहलाती है। लैंथेनाइड आकुंचन का कारण लैंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरी तत्व तक जाने पर नाभिकीय आवेश एक इकाई बढ़ता है। जो नाभिकीय आवेश होता है वह एक इकाई, यानी कि एक इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है तथा एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, ठीक ना। उसमें क्या होता है, जब वह एक इकाई बढ़ेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लैंथेनाइड आपका आकुंचन में लिख लिया हूँ, आपको ये पढ़ लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक ना। देखिए लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर या कमी, स्थिर कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है, ठीक ना। जब हम लोग उसका परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो उसमें जो भी होने वाली कमी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन बोलते हैं। उसके बाद देखिए लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव, लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव देखिए, पहली पॉइंट है लैंथेनाइड आकुंचन के कारण आयनों का आकार घटता है। जो लैंथेनाइड आकुंचन होता है उसके कारण आयनों के, आयन जो होते हैं ना आपके प्लस माइनस में जो आयन होते हैं उसका आकार क्या होता है, घटता है। इससे लैंथेनाइड आयनों और OH आयनों में, OH आयनों के बीच सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। जो सहसंयोजन बांड होता है उसके गुण जो होते हैं वो क्या होता है, इसमें
बढ़ता है, ठीक ना, OH आयनों की, ठीक है, OH आयनों के बीच और लैंथेनाइड आयनों के बीच, ठीक है। देखिए लैंथेनाइड, दूसरी पॉइंट, लैंथेनाइड आकुंचन के कारण हाइड्रोक्साइडों की क्षारकीय सामर्थ्य घटती है। इस वजह से LaOH3 लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा क्षारकीय होता है, जबकि LuOH का थ्राइज है सबसे कम क्षारकीय होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, LuOH3 सबसे कम होता है क्षारकीय और सबसे ज्यादा क्षारकीय कौन होता है, LaOH का थ्राइज होता है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, ये प्रश्न नंबर 2 का ग था, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 के घ पर। तो ये देखिए FeNH3 का ट्वाइस Cn का ये टेट्रा है, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये कितना रहेगा, यहाँ पर टेट्रा रहेगा, ठीक है। तो टेट्रा यहाँ पर रहेगा, ऊपर एक माइनस चार्ज है। के ज्यामितीय समावयवों की संरचना दर्शाइए, समावयवों की संरचना दर्शाना है, ठीक ना, समावयवों की संरचना दर्शाना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग आयरन को जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं बीच में होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु, केंद्रीय यानी कि सेंटर पर होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु बीच में होंगे। उसके बाद जितने आयन इसमें, जितने इसमें लिगेंड जुड़े हैं सबको यहाँ पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार इसको समपक्ष में करें, एक बार इसको विपक्ष में किए। समपक्ष का मतलब जो आपका अमोनिया है ये अपने आसपास ही रहेगा, या तो इधर हो जाए या तो इधर हो जाए, ठीक है, इसके आसपास ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये साइनाइड 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 लग गया। विपक्ष में देखिए हम लोग क्या किए, आयरन से अमोनिया जहां जोड़ेंगे उसी के एकदम विपरीत में यहाँ पर अमोनिया, एक और अमोनिया जोड़ेंगे। अगर डबल अमोनिया तो है ही इसमें, एक अमोनिया यहाँ पर लगा तो एक अमोनिया यहाँ पर लगेगा। अगर एक अमोनिया हम लोग यहाँ लगाएंगे तो दूसरा अमोनिया आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ लगा रहे हैं तो दूसरा वाला यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक ना। ये होता है विपक्ष वाला और ये होता है समपक्ष। समपक्ष का मतलब आसपास ही रहेंगे, ठीक। जैसे ये यहाँ पर अमोनिया है तो इसके बगल में ये अमोनिया एक और लग जाएगा, ये हो जाएगा समपक्ष वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 का क है, प्रश्न नंबर 3 का क देखिए क्या है, कह रहा है CH3 CH2 CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें समझने की आपको जरूरत है। कुछ नहीं करना है, बस देखते जाइए कैसे कैसे है। मान लीजिए ये क्या, एक एल्केन है, एल्केन ही तो है, इसमें देखिए कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं, तो ये क्या है आपका एल्केन है। CH3 CH2 CH2 CH3 यानी कि ये ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला है, ब्यूटेन यानी एल्केन। अब इसके मोनोक्लोरो उत्पादन में हम लोग देखिए, उत्पाद में जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने ही प्रकार के उत्पाद बनेंगे। अब प्रकार से आप लोग कैसे समझेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए इस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो इस वाले कार्बन जितने हाइड्रोजन उसको हम लोग A मान लेते हैं, दूसरे वाले को B मान लेते हैं हाइड्रोजन को, तीसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को C मान लेते हैं, चौथे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को D मान लेते हैं, ठीक ना। ये प्रकार है इनका। तो ये इसमें कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, इसमें आपका 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी आपका 1-2 हाइड्रोजन है, इसमें आपका कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ सब 3 हाइड्रोजन, ठीक ना। तो A प्रकार के, B प्रकार के, C प्रकार के और D प्रकार के हाइड्रोजन है आपके। सब में हम लोग बारी बारी से क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। देखिए जब इससे क्रिया कराएंगे A वाले प्रकार से, तो A वाला का हाइड्रोजन एक विस्थापित होगा। तो यहाँ पर देखिए A वाले का एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, CH3 था, CH2 हो गया और Cl जुड़ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर A वाला हो गया, A वाला प्रकार का हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, तो A वाला प्रकार का क्या बन गया, मोनोक्लोरो उत्पाद बन गया। उसके बाद देखिए जब B वाले का विस्थापित होगा तो यहाँ B वाले की जगह पर ये A हो गया, ये B वाले प्रकार का हो गया। उसके बाद जब आप C वाले कार्बन पर, ये वाला कार्बन है तो यहाँ का हाइड्रोजन एक विस्थापित करेंगे तो यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, तो C प्रकार का हो जाएगा उत्पाद। उसके बाद जब आप D वाले प्रकार एक का हाइड्रोजन हटाएंगे, इस पर Cl हो जाएगा, तो इस पर Cl जब होगा, और देखिए यहाँ पर 2-2 Cl लिया गया है, ठीक है, 2 Cl का मतलब है एक Cl हाइड्रोजन जो निकल रहा है उसके साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है, और एक Cl इस पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर एक Cl D वाले पर बन गया, तो ये D प्रकार का मोनोक्लोरो उत्पाद बना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए जितने प्रकार के हाइड्रोजन थे उतने प्रकार के मोनोक्लोरो बना है, ठीक ना, यानी कि एक A प्रकार पर बना, एक B प्रकार पर, एक C पर, एक D पर बना है, ठीक ना, पारी पारी से तीनों चारों पर बनाए
उसके बाद हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से हम समझाए इसको, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट वमेंट करते रहिए, ठीक ना, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तब हम लोग खुश रहेंगे तो और वीडियो ऐसे ऐसी बनाएंगे, ठीक ना। नहीं खुश नहीं करेंगे तो आप वीडियो बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि इससे हमको कुछ मिलता उलता है नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है। ख का देखिए, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सहित समझाइए। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, 2021 से लगाए 2022, 23, 24, अब ये 25 में भी आएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 25 में भी आने वाला है, 2025 में भी आएगा, और लिख करके रख लेना कि ये आएगा क्वेश्चन, हम बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका फिनाल होता है, ये फिनाल का सूत्र होता है कि बेंजीन पर OH लगा होता है, फिनाल होता है, H2O से रिएक्शन कराते हैं तो H प्लस OH माइनस निकलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं कराना है, जल अपघटन कराना है। जब हम लोग इसका जल अपघटन कराएंगे, जल में घोलेंगे फिनाल को, तो यहाँ पर से क्या करेगा, H प्लस आयन दे देगा। H यहाँ से H प्लस आयन निकल जाएगा, और इस जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाक्साइड आयन बोलते हैं, और इसको आयन बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक ना। और ये आपका फिनाक्साइड आयन, ये फिनाल है, फिनाल से क्या बना, जल अपघटन कराने पर फिनाक्साइड आयन बनता है। अब ये कारण क्या है इसके बनने का, तो देखिए कारण ये है कि फिनाल को जल में घोलने पर H प्लस आयन तथा फिनाक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है। किसके कारण स्थायी होता है, अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसलिए फिनाल जो होता है अम्लीय होता है, ठीक ना। फिनाल क्या होता है, अम्लीय होता है। क्यों, क्योंकि इसको जल में घोलने पर क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, जो H प्लस आयन देगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, जो OH माइनस देगा वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। अब देखिए हम लोग आते हैं एथेनॉल पर। एथेनॉल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, इसमें मीठी गंध होती है। इसमें क्या होती है, मीठी गंध होती है। मीठी गंध का मतलब, जब जो पीने वाले लोग होते हैं एथेनॉल को, जो शराब पीते हैं, उनको ये गंध पता चलती है। हम लोग को क्या पता चलेगी, यह जल में विलेय है। अगर पता करना है तो कभी पी कर देखिए मीठी गंध आ रही कि नहीं, ठीक है, वैसी कोशिश मत करना। देखिए इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में, यानी कि ढकेलने में होता है, ठीक ना। इसको ढकेलने में, पीने में करते हैं लोग, पी पी के मर रहे हैं इसी को। इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। इसका गलनांक जो होता है 156 केल्विन होता है, तथा क्वथनांक जो होता है 351 केल्विन, 51 केल्विन होता है, ठीक ना। तो इसका क्वथनांक जो होता है 351 केल्विन होता है। इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि जल की तरह, ये एकदम जल की तरह होता है। इसका लिटमस पत्र इसमें डुबोगे चाहे इस पर गिराओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात जो एथेनॉल इसीलिए क्या होता है, उदासीन होता है। एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में विभेद कीजिए, एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में, एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन में। तो एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद करने के लिए देखिए, फेनिलविनियल जो होता है CuO से अभिक्रिया करके एसिटल्डिहाइड Cu2O का लाल अवक्षेप तथा CH3COOH एसिड, यानी कि ये एथेनोइक एसिड देता है, तथा एसीटोन फेलिंग विलियन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक ना। जो आपका एसिटल्डिहाइड होता है ये क्या देता है, Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड देता है, ठीक है, और लाल अवक्षेप, और ये वाला एसिड देता है, कौन एसिड, एथेनोइक एसिड देता है। और जो आपका ये एसीटोन होता है, एसीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करता है फेलिंग विलियन से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक रिएक्शन भी लिखे हैं। रिएक्शन देखिए CH3COOH CHO, ये एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड को हम फेलिंग विलियन से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये बना क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया Cu2O, और देखिए CH3COOH, ये आपका क्या बन गया, एसिड बन गया। ये जो है ये रेड पीपीटी होता है, यानी कि लाल अवक्षेप। उसके बाद जो आपका कीटोन होता है, एसीटोन होता है, कीटोन होता है, वो क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया नहीं करता है, कॉपर ऑक्साइड से क्रिया नहीं करता है। क्यों, ये फेलिंग विलियन से क्रिया करता ही नहीं, तो यहाँ पर लिखे नो रिएक्शन। आगे चलते हैं हम लोग घ वाले पर। अभी इसी में का एक क्वेश्चन बचा है कि एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन में विभेद। एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन में विभेद। एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है,
तथा बेंजोफिनॉन, जो बेंजोफिनोन होता है आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए एसिटोफिनोन लिए हैं और यहाँ पर सोडियम ये NaOI, ठीक ना, आइडोफार्म लिए हैं, ठीक ना, आइडोफार्म परीक्षण देगा। यहाँ पर जब आइडोफार्म बनेगा तब आइडोफार्म परीक्षण देगा, नहीं बनेगा तो नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए I2NaOH उष्मा से, ये उष्मा की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए COONA, बेंजीन पर COONA, ठीक ना। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया सोडियम बेंजोएट बना। और यहाँ पर देखिए CHI3 यानी कि पीला PPT आइडोफार्म बना, ठीक ना। ये इसी को कहेंगे आइडोफार्म। इसमें आयोडीन आइडोफार्म बनेगा, जैसे क्लोरोफार्म होता है इसी तरह आइडोफार्म होता है, आइडोफार्म बन गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिटोफिनोन जो होता है आइडोफार्म देगा। और यहाँ पर देखिए जो बेंजोफिनोन होता है, बेंजोफिनोन जो होता है आइडोफार्म नहीं देता है, इसलिए ये दोनों में क्या हो गया, विभेद हो गया, दोनों में विभेद हो गया, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन में विभेद हो गया, ठीक ना। अगला देखिए हम लोग, अगला है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। पहले हम लोग न्यूक्लियोसाइड को देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के द्वारा बना यौगिक है। जैसे कि न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक के द्वारा बना यौगिक है, ठीक ना। जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और फास्फोरस के द्वारा बनता है। और जो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक के द्वारा बना यौगिक है, ठीक ना। उसके बाद दूसरी पॉइंट है कि न्यूक्लियोसाइड का प्रत्येक 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा से निर्मित होता है। न्यूक्लियोटाइड का प्रत्येक अणु 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक तथा फास्फोरिक अम्ल से बना होता है। किससे, फास्फोरिक अम्ल से बना होता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट, इसमें न्यूक्लियोटाइड की तरह फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ये तीनों आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोटाइड के जटिल अणु का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ करके। और इसमें देखिए न्यूक्लियोसाइड बराबर नाइट्रोजन युक्त प्लस क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा। उसके बाद देखिए शर्करा प्लस नाइट्रोजन युक्त क्षारक प्लस फास्फोरिक अम्ल। इसमें फास्फोरिक अम्ल है, इसमें पेंटोज शर्करा है, ठीक ना। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7460012763, ठीक ना। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके PDF के लिए परचेस कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर देखिए क वाला हम लोग लिख लिए हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विलयन को परिभाषित कीजिए, ठीक ना। विलयन की परिभाषा पूछा है, परिभाषित करना है विलयन को। किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं समझाइए, ठीक ना। कितने प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं विलयन को, क्या करना है आपको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर हल कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक आप लोग लिखते हैं तो इसको लिखिएगा 2 या अधिक, ठीक ना। 2 या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक ना। 2 या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। विलयन क्या है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, ठीक ना। समांगी मिश्रण जैसे जो चीज आप घोल रहे हैं उसमें वो दिखनी नहीं चाहिए। जैसे आप चीनी और पानी को घोल रहे हैं तो उसमें चीनी दिखती नहीं है तो वो समांगी मिश्रण हो गया, यानी कि वो विलयन हो गया, ठीक है। अगर नमक घोल रहे हैं तो भी वो क्या हो गया, विलयन हो गया। अगर आप एल्कोहल में जल को डाल रहे हैं तो भी उसमें आप दोनों की पहचान नहीं कर सकते कि पानी कहाँ है विलयन और एल्कोहल आपका दारू शराब कहाँ है, ठीक ना। तो भी क्या हो गया, आपका विलयन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रमुख विधियां निम्न है, ठीक ना। क्या क्या विधि, देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता है, आयतन प्रतिशतता है, मोलरता और भी अन्य विधियां हैं। कौन सी, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, ठीक ना, पार्ट पर मिलियन है, पार्ट पर बिलियन है, ठीक है। ये सब बहुत सी इसमें विधियां हैं। तो मैं कुछ विधि को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और लिखा भी हूँ यहाँ पर। तो देखिए पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या, W/W, ठीक ना। ये द्रव्यमान है, ये प्रतिशत है। जब इसका सूत्र लिखते हैं तो उसके इनटू में हम लोग क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रतिशत में है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। क्या, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम
इसमें 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका फार्मूला हमने लिखे, सिर्फ परिभाषित किए। ठीक है, परिभाषा ही पूछा है तो परिभाषा ही लिखे। तो आयतन प्रतिशतता है। आयतन प्रतिशतता क्या होता है, किसी विलयन के 100 ml आयतन में, यहाँ पर क्या था ग्राम में, ठीक ना, यहाँ पर ग्राम में 100 ग्राम में था, यहाँ पर आयतन में ml में। ठीक है, तो द्रव्यमान और आयतन में यही फर्क होता है, इसमें जो चीजें होंगी ग्राम में होंगी और इसमें जो ml में होगा। ठीक है, आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक ना, जो विलेय होता है उसमें मिलीलीटर में जो आयतन होता है, उसी आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशतता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोलरता पर चलते हैं। मोलरता क्या है, किसी विलयन के प्रति लीटर में लीटर आयतन में, ये में नहीं है, ये आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल यम से दर्शाते हैं। इसको मोलरता को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल यम से दर्शाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं मोललता। मोललता, मोलरता, मोललता, यहाँ पर देखिए र और ल का अंतर होता है मोललता मोलरता में, और इसकी परिभाषा में बहुत ही कम अंतर होता है। देखिए वहां पर विलयन था, यहाँ पर विलायक है। विलायक के 100 ग्राम यानी कि यहाँ पर 1000 ग्राम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा 1000 ग्राम, 1 kg यानी कि 1 kg कर लीजिए, चाहे 1000 ग्राम कहिए, ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 और kg में तो 1 kg में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। इसे हम लोग स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन है, उसके बाद और पार्ट्स पर बिलियन है। ठीक ना, और भी अन्य चीजें, मतलब अन्य सांद्रता को मापित करने वाले विधि हैं। ठीक है, व्यक्त करने वाली विधियां हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए हम लोग इस पर आ गए। प्रश्न नंबर 4 का ख है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। चालकता किसे कहते हैं, देखिए चालकता क्या होती है, किसी पदार्थ की विद्युत या उष्मा का संचालन करने की क्षमता को चालकता कहते हैं। चालकता को प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसे सीमेंस यानी एस में या फिर ओम, जिसको महो बोलते हैं, महो ओम, ओम में लिखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में महो लिखेंगे और हिंदी में ओम लिखेंगे। ठीक है, लिखा जाता है। किसी पदार्थ की विद्युत या उष्मा का संचालन करने की क्षमता को चालकता कहते हैं। इतना ही परिभाषा लिखना है। ठीक है, चालकता को प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ये एक परिभाषा यहाँ से भी हो जाएगी कि चालकता को प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी कि उल्टे। ठीक ना, उल्टा होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। इसे सीमेंस यानी कि एस में, महो यानी कि ओम में लिखा जाता है। देखिए मोलर चालकता क्या होती है, तो यहाँ पर मोलर चालकता है कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध, कितने मोल द्वारा, 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ठीक ना, वेरी इजी, एकदम इजी तरीके से देखिए, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, कितने, किसके आयतन में, एक निश्चित आयतन, जिसका आयतन क्या हो, निश्चित हो, अनिश्चित न हो। ठीक ना, बदला न जा सके, निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। उसमें जो आयन होते हैं ना, उन्हीं की चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। इसे हम लोग किसे दर्शाते हैं, लैम्बडा, इसे हम लोग लैम्बडा एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता को लैम्बडा एम से प्रदर्शित करते हैं। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना, तो सांद्रता का प्रभाव पर, देखिए सांद्रता के प्रभाव पर क्या इसकी विवेचना है, तो यहाँ पर देखिए सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व
आयन का वेग घट जाते हैं, ठीक ना। सांद्रता पर जो सांद्रता बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व आयन का वेग क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, जिसके कारण मुक्त आयनों की संख्या भी घट जाती है, अतः चालकता घट जाती है। यानी कि चालकता के बारे में था, तो अतः ये चालकता कब घटती है, जब मुक्त आयनों की संख्या घटती है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मुक्त आयनों की संख्या भी घट जाती है, जब मुक्त आयन की संख्या घटेगी तो चालकता भी घटेगा, ठीक है। अब देखिए उसके आगे हम लोग मोलर तथा तुल्यांक चालकता पर प्रभाव पर देखते हैं। इसमें क्या होता है मोलर चालकता में, देखिए विशिष्ट चालकता का मान तनुता के साथ घटता है, किंतु विशिष्ट चालकता में कमी की तुलना में आयतन की वृद्धि बहुत अधिक होने के कारण मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता के मान बढ़ते हैं। मोलर चालकता का मान कब बढ़ता है, जब विशिष्ट चालकता में कमी होती है, ठीक ना, की तुलना में आयतन की वृद्धि होती है, ठीक है। आयतन की जब वृद्धि होगी और विशिष्ट चालकता में कमी होगी तो इसमें चालकता मोलर चालकता क्या होगी, बहुत ही बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी यानी बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते, परिभाषा देना है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा, ठीक ना। तो क्वेश्चन को मैं हल कर लिया हूँ, सब कुछ इसमें हो गया है, तो आगे चलते हैं हम लोग। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की, एक अभिकारक की क्या सांद्रता की यानी कि सी की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही इजी है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसको एक बार देख कर पढ़ो, दूसरी बार मून के पढ़ो, फिर एक बार देख कर पढ़ो, फिर एक बार मून के पढ़ो, ये आपकी परिभाषा याद हो जाए। कोई भी परिभाषा याद करना है तो ऐसे ही याद करिए, मैं भी ऐसे याद करता था, ठीक ना। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक ना, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है, टी बराबर दिया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको हल कैसे करते हैं, 2 बार इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 2 बार फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक के बराबर क्या होता है फार्मूला, 2.303 बटे में टी इंटू लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। अब देखिए जो आपका ए होता है ये प्रारंभिक सांद्रता होती है, तो सभी लोग जानते हैं कि ए जो होता है प्रारंभिक सांद्रता होती है। जैसे यहाँ पर आपकी प्रारंभिक सांद्रता ए से लेकर बी के जो यहाँ पर जो शुरुआत है यही आपकी प्रारंभिक सांद्रता होगी। अब यहाँ पर जब आपका ये बी बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, ये आपकी लास्ट होगी, ठीक ना, यानी कि अंतिम। तो यहाँ पर जो एक्स बराबर क्या होता है, ये एक्स बराबर अभिकारक की वह मात्रा जो टी समय बाद उत्पाद में परिवर्तित हो चुकी है, यानी कि जो अभिकारक की वह मात्रा है जो यहाँ पर लग रही है, ठीक ना, यानी कि ये जो इसमें जो होने में ये जो टाइम लग रहा है ना मेरे बच्चों, अच्छे समझिएगा, यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उस टाइम के बाद जो उत्पाद बन जा रहा है उस परिवर्तन को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए a माइनस एक्स जो है अभिकारक की बची हुई मात्रा यानी कि टी समय बाद, यानी कि यही चीज है, ठीक ना, बाद वाला, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर मान दिया है a बराबर यानी कि प्रारंभिक सांद्रता दिया है आपका 0.6 मोल लीटर इनवर्स और a माइनस एक्स जो दिया है 0.4 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और t आपका कितना दिया है, यहाँ पर देखिए आपका t दिया है 5 मिनट, तो 5 मिनट t दिया है तो यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, फार्मूले पर मान रखेंगे। फार्मूले पर जब मान रखेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा और के बराबर 2.303 बटे 5 गुणे लाग बेस 10 और यहाँ पर देखिए ए का मान रखेंगे, यहाँ पर ए माइनस एक्स का मान रखेंगे। दशमलव से दशमलव कटा,
2 से काटेंगे चाहे 4 से काटिए, 2 से काटिए, तो 4 से डायरेक्ट काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 5 20, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 5 20, log 1.5 का मान हम जब मोबाइल से निकाले तो हमें प्राप्त हुआ 0.1760। 176 कर सकते हैं या फिर 0.1760 है, ठीक ना। 0.1760 ये मान आ गया। अब 0.1760 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले इसमें भाग देंगे, इसमें जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.4606, ठीक है। तो गुणे 0.1760 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.081 मिनट इनवर्स आ गया, ठीक ना, क्योंकि ये मिनट में था टी का मान, तो ये मिनट इनवर्स आ गया। के बराबर, ये आपका के बराबर आया, ये आपका के बराबर है। आपसे पूछा है टी का मान, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या पूछा है यहाँ पर। देखिए 5 मिनट का समय लगता है प्रारंभिक सांद्रता को 0.3, अभी ये भी मान एक बार रखना पड़ेगा, होने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो इसमें एक बार और टी का मान पूछा है, तो यहाँ पर देखिए कितना समय लगेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर नीचे है, देखिए कह रहा है कि a बराबर 0.6, फिर एक प्रारंभिक सांद्रता है, फिर a माइनस एक्स बराबर 0.3 रखेंगे। अब इससे हम लोग सूत्र का पता करेंगे, t का मान निकालना है, यहाँ पर t का मान निकालना, तो t को हम लोग इधर करेंगे और k को इधर करेंगे, ठीक है। तो k का मान आपका कितना दिया है 0.081 मिनट इनवर्स, इतना मान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मान रखे, यहाँ पर ये मान दिया है log बेस 10, और यहाँ पर मान रखेंगे, देखिए 0.6 बटे में 0.3 a माइनस एक्स का मान, तो दशमलव से दशमलव गया, 3 दूना के 6 गया, तो 2 बचा। log 2 का मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 0.3010 होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग 0.3010 भी कहते हैं, इस तरीके से याद रखते हैं 0.3010, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए t बराबर आपका आ गया 2.303 और बटे में 0.081 गुणे 0.3010, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद हम लोग t बराबर निकालेंगे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो 28.43 गुणे में आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर गुणे में क्या आ जाएगा आपका 1.3010, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 8.55 मिनट आ जाएगा। ये आपका टी का मान आ गया, ठीक ना, मिनट, ठीक है। 8.55 मिनट लगेगा क्या होने में, प्रारंभिक सांद्रता को कितना होने में, प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा, 8.55 मिनट लगेगा, इतना समय लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं, समझ में आ गया होगा। कभी कभी हमारी जुबान इधर उधर चली जाती है, तो शब्द बोलने में कठिनाई होती है, कभी कभी तो दिक्कत हो जाती है, ठीक ना, सभी लोगों से होती है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि Fe2+ अपचायक है जबकि Mn2+ एक आक्सीकारक है, क्यों है ये बताना है। देखिए क्योंकि Mn+2 में अर्धपूर्ण जो कक्षक होता है वो 3d5 होती है, जो कि Fe+2 की 3d6 कक्षक से अधिक अस्थायी है, ठीक ना। ये जो आपका कक्षक है इस वाले कक्षक से ज्यादा अस्थायी होता है, इसलिए Mn+2 यौगिक सरलता से Mn+3 में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। द्वितीय आयनन एंथैल्पी जो एनर्जी होती है बहुत ही अधिक होती है। इसके विपरीत Fe+2 यौगिक कम द्वितीय आयनन एंथैल्पी के कारण Fe+3 में सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक ना। जो Fe+2 होता है वो Fe+3 में सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, और जो Mn+2 होता है वो Mn+3 में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। इसका रीजन यही है, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें देखिए SN का स्कैंडियम है जिसका परमाणु क्रमांक दिया गया है 21, एक संक्रमण तत्व है, किंतु Zn जो है जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, यह संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों नहीं है। देखिए दोनों Sn+3 तथा Zn+2 आयन रंगहीन है तथा सफेद यौगिक बनाते हैं, दोनों ही में एक समानता पाई गई। उसके बाद देखिए SC है, Sn हम कर रहे हैं, SC है, ठीक ना। SC के संदर्भ में 3D कक्षक आंशिक रूप से भरा है, लेकिन Zn में ये पूर्ण भरे हैं, यानी कि जब
इसका 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो डी पर खाली एक इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? यस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक ना। और ये क्या होंगे? एकदम आंशिक का मतलब अधूरा भरा रहता है, ठीक है। उसके बाद जो Zn है पूर्ण भरा रहता है, पूरा भरा रहता है, क्योंकि इसमें अंत में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो डी कक्षक पूरा ही भर जाता है। तो Zn में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में चला जाता है। दोनों Sc तथा Zn स्कैंडियम तथा जिंक परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? ये दोनों प्रदर्शित नहीं करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित प्रदर्शित नहीं करते। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देख लेते हैं। जो Sc है, यहाँ पर देखिए स्कैंडियम है। स्कैंडियम जो 21 पर इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, यहाँ पर देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि 21वां इलेक्ट्रॉन 3d1 में आया है, इसलिए। और इसमें जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 या 5 या 3 रहते हैं, तब भी हो जाता है, ठीक ना। परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसमें एक ही है और इसमें ये पूरा फुल भरा हुआ है, तो ये किधर जाएगा? इसमें ये भी पूरा फुल भरा है यस वाला, तो ये भी कहीं नहीं जा सकता। इसलिए ये भी क्या होता है? जो Zn होता है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें तीसरा क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं बताना है। निम्नलिखित गुण के कारण ये उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कौन कौन से गुण है? देखिए, इनमें अपूर्ण डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सही बात है कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जब डी ऐसे डी ऑर्बिटल बना करके भरा जाता है, ऐसे ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक ना। फिर 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पहले भर लेंगे हर खाने में, 5 खाना होता है डी वाले में, तो फिर जो बचेगा उसको भरेंगे। तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित का मतलब जो जोड़ा नहीं बनते हैं उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इनकी वजह से ये ऊर्जा को अवशोषित और फिर छोड़ सकते हैं, ठीक है। इनमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदलती रहती है। जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है कभी +2 हो जाती है, कभी +3 हो जाती है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। इनका पृष्ठ क्षेत्रफल जो ज्यादा होता है, जिससे ये अभिकारकों को अपनी सतह पर सोख लेती है। ये जो आपकी संक्रमण धातुएं होती हैं, ये इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये अभिकारकों को अपनी सतह पर ही क्या करते हैं? सोख लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वीडियो तो लंबी हो ही गई है, वीडियो लंबी हो चुकी है। देखिए प्रश्न चौथी पॉइंट है, इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता होती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हैं, जो इस प्रकार से जो K4 इस प्रकार से कोष्टक में FeCO का थ्राइस या एक्वा एपीएससी नाम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स उसी को बोलते हैं, ठीक ना। इसमें इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता होती है। ये अनुकूलनशील होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों को आसानी से वापस लेने या देने की क्षमता होती है, ठीक है। आसानी से लेन देन करने की क्षमता होती है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। देखिए CuS यानी कि Cu सॉलिड है, HCl में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है बताना। थोड़ा सा जल्दी हम करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। देखिए कापर जो होता है, कापर एक तांबा, ठीक ना। तांबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं घुलता, क्योंकि तांबे में हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा अपचयन क्षमता होती है। तांबा प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से नीचे है, जिसका मतलब है कि यह हाइड्रोजन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, इसलिए यह अम्लीय घोल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए गाय बाछा भी बोल दे रहे हैं मेरे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखिए क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? यानी कि जिंक के बर्तन में अगर जिंक का कोई विलयन उस बर्तन है तो उसमें क्या रख सकते हैं? कॉपर सल्फेट रख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए Zn + CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट है। और जब ये कॉपर सल्फेट Zn से के बर्तन में रखा जाता है तो Zn किसके साथ रिएक्शन कर लेता है? सल्फेट के साथ, तो हो जाता है जिंक सल्फेट, ठीक ना। ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ये निकल जाता है। अब देखिए इसकी जो
मान दिया गया है, Cu का मान होता है +0.34 और Zn जो होता है इसका मानक इलेक्ट्रोड का मान कितना होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है -0.76, ये मान दिया है। ठीक है, अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे कैसे क्या होता है। जिंक कॉपर की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इस कारण से जिंक कॉपर को उसके घोल से विस्थापित कर सकता है। यदि कॉपर सल्फेट के घोल को जिंक के बर्तन में रखा जाए तो जिंक कॉपर सल्फेट के घोल को विस्थापित करके जिंक सल्फेट ZnSO4 बना लेता है। इसलिए जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को नहीं रखा जा सकता। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो Cu का मान है ये क्या है, प्लस में है, और Zn का मान जो है माइनस में है। तो माइनस वाला ये ज्यादा तेज रिएक्शन करता है और जो प्लस वाला है कम तेज रिएक्शन करता है। तो जब इसको हम लोग इसके पात्र में रखेंगे तो Zn जो होगा इसके साथ रिएक्शन कर देगा और कॉपर को भगा देगा। ठीक ना, कॉपर को हटा कर कि अपने इसको इसकी जगह पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में नहीं रख सकते हैं। ख वाला कराने वाला था, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सक्रिय ऊर्जा क्या है। 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.6 × 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा 209 किलो जूल प्रति मोल है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया दिया है, C2H5I गैस है, C2H4 गैस, C2HI जो है गैस है। ये आपका ये अभिक्रिया दिया है, तो सक्रिय ऊर्जा निकालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सक्रिय ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया में अणु को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कौन सी ऊर्जा, वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया में अणु को सक्रिय करने के लिए, किसी अणु को क्या करने के लिए, सक्रिय यानी कि उसमें हलचल पैदा करने की या फिर अभिक्रिया करने की उत्सुकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, उस जो उसमें जो ऊर्जा उपयुक्त होती है, जो प्रयुक्त होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्रिय ऊर्जा बोलेंगे। इसे किससे दर्शाते हैं, ई ए से, कैपिटल ई और स्मॉल ए से क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्हेनियन समीकरण का एक फार्मूला होता है। इस यहाँ पर देखिए कमाल किए, ये देखिए आर्हेनियस का फार्मूला होता है कि K2/T1 - 1/T2 ये कोष्टक में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मान रखेंगे, K2 का मान निकालना है हम लोग को। K1 का मान देखिए इतना दिया 1.60 × 10⁻⁻5 और T1 का मान 600 केल्विन, T2 का मान आपका 700 केल्विन, E का जो आपका मान दिया है 209 किलो जूल मोल इनवर्स दिया है। K2 का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसको हम लोग जो E है इसको हम लोग जब जूल में चेंज करेंगे किलो जूल से, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर इस फार्मूले को हम फार्मूले कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log K2/K1 को लिख सकते हैं log K2 माइनस log बेस 10 है, K2 माइनस log बेस 10, और ये K1 का मान रख दिए और यहाँ पर देखिए मान रख दिए E का मान रख दिए और यहाँ पर आपका R का मान रख दिए। यहाँ पर 1/, ये T1 है, ये 1/T2 है। 600 मान इसका है, 700 मान T2 का है, और ये आपका जो R का मान होता है ये तो मतलब ये होता ही इतना है। ठीक है, 8.314 इतना मान होता है। इसको हम लोग कहीं से अलग से नहीं रखेंगे, इसको याद करना पड़ता है, याद कर लीजिएगा। log बेस 10 K2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 209 × 10 की पावर 3 बटे में 2.303 × 8.314, और ये देखिए 10 के पावर 4 कैसे आया, जब इसका लसन लेंगे तो 7 छक्का 42 गुणा हो जाएगा और 2 0 2 0 यहाँ 4 0 यानी कि 10 के पावर 4, तो ये एक कटेगा, यहाँ से कट जाएगा, एक 10 बचेगा, यहाँ पर एक 10 यहाँ पर देखिए लिखे बचा है। और इसका जो log बेस 10 इसका मान होता है आपका -4.795 होता है, इतना हो गया। और ये 10 से एक यहाँ पर जो 100, यहाँ पर 700 में से 600 घटाएंगे तो 100 बचेगा, तो 1 0 से 1 0 गया और यहाँ 10 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2090। ठीक है, 2090 बटे में ये इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस में 4.795
जब इसका गुणा होगा और इसमें भाग दिया जाएगा तो 2.594, माइनस में आए ये -4.795, इसमें से घटाया जाएगा इसको तो बचेगा 0.2197, और यहाँ पर जो आपका एंटी लाग लेंगे इसका एंटी लाग लेंगे तो ये आएगा 0.635 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये आपका लगभग में इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का ग का पहला है, कह रहा है कि निकिल ये एक्वा यानी कि हेक्सा एक्वा है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है। इसका विलयन हरा है, किंतु NiCN4-2 चार्ज का विलयन जो है रंगहीन है, समझाइए। देखिए, जो आप इसमें जब यूज किया जाता है, जो लिगेंड है आपका, जो जल है, जो एक्वा है, ये लिगेंड कैसा होता है, ये आपका दुर्बल लिगेंड होता है। ठीक है, इसमें H2O जुड़ा हुआ है जो एक दुर्बल लिगेंड होता है। इसके कारण हमें डी संक्रमण देखने को मिलता है तथा यानी जो निकिल केंद्रीय धातु परमाणु पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह हरा होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो जो डी कोष में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसमें दो कोष होंगे आधा भरे होंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से भरे होंगे, इसलिए हम लोग इसमें कितना 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह अनुचुंबकी भी बोल सकते हैं, अनुचुंबकी भी होता है और जिसके कारण यह हरा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए NiCN4-2, इसमें CN लिगेंड जुड़ा हुआ है जो एक प्रबल लिगेंड होता है और Ni केंद्रीय धातु परमाणु पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगहीन होते हैं। जिसके कारण यह क्या होता है, रंगहीन होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग का दूसरा वाला है, क्या बोल रहा है कि CrNH3 का हेक्सा है, अमोनिया मतलब हेक्सा अमोनिया क्रोमियम है और ये +3 चार्ज है, अनुचुंबकीय है, जबकि ये वाला जो है NiCN4-2- चार्ज वाला प्रतिचुंबकीय, समझाइए। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो अमोनिया होता है पहले तो ये वीक लिगेंड होता है और जब ये वीक लिगेंड होगा तो इसमें देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि इसको जोड़ा हम बना ही नहीं सकते। तो जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो अमोनिया होता है इस पर जो चार्ज होता है कितना होता है, 0 आयन वाला होता है। यहाँ पर 0 और गुणे में 6, क्योंकि 6 बार है, 6 अमोनिया है तो 6 गुणे करेंगे। x बराबर ये +3 बराबर किधर लगता है, ऊपर वाला जो चार्ज होता है तो +3 हो गया इधर, तो x बराबर +3, x बराबर +3 आ गया और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आई +3 आई, जब यानी कि 3D कितना आया, 3 आया। अब इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कोष में भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस पहले, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर ऐसे बढ़ता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ता है। तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तभी अयुग्मित रहेगा, लेकिन ये वीक लिगेंड है तो पहले एक भरेगा तब भरेगा। ठीक है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह अनुचुंबकी होगा, अनुचुंबकी होगा। और देखिए ये वाला जो आपका है NiCN4-2 चार्ज ऑक्सीकरण संख्या Ni बराबर, Ni को हम लोग x मान लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जो CN होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और x +-1 इसका माइनस चार्ज होता है, गुणे 4 है कि 4 ये 4 बार है तो 4 गुणा 4 माइनस चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज को इधर भेजेंगे प्लस चार्ज, +4 -2 हो जाएगा +2, यानी कि x बराबर कितना आएगा, +2 आ गया। तो हम लोग +2 पर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका तो 4s का आपका 0 हो जाएगा, 4p तो आपका 0 है ही, ये 4s भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि +2 आया है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये खो दिया है। तो 3D8 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, अरे इसको हम लोग कोष में भरेंगे, डी उपकोष में भरेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और जब हम लोग इसको क्या करेंगे एनर्जी देंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, ये वाला पूरा खाली हो गया और इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का जो होता है ये आपका प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होगा कब, जब इसमें 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ गया आपको। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रही होगी मेरी
जो वीडियो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छा समझ आए तो कमेंट में जरूर कुछ लिख दीजिएगा मेरी तरफ से। तो यहाँ पर देखिए फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न नंबर 5 का घ वाला है। तो कह रहा है कि ये देखिए आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र आपका यही होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CHOH का था है CH2OH। ये आपका फ्रक्टोज का क्या है, संरचना सूत्र है। तो ये फ्रक्टोज का संरचना सूत्र होता है। जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अंतर होता है ये सी का होता है, सी और ओ का, ठीक ना, यहाँ पर CO का होता है। अब देखिए फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में कीटोन समूह आता है और जो आपका जो आपका ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड आता है। इसमें यहाँ पर H आएगा तो यहाँ पर एल्डिहाइड आएगा, ठीक है, CHO आएगा। तो CHO जब आता है तो उसको ग्लूकोज कहते हैं। अब फ्रक्टोज कब आते हैं, जब इसमें कीटोन समूह आता है, ठीक। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग ग्लूकोज का यहाँ पर सूत्र है CHO। देखिए CHO आया ना, इसमें CHO समूह आएगा तो ग्लूकोज होगा। अब देखिए कहा है कि 3 रासायनिक गुण लिखिए ग्लूकोज का। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का रासायनिक गुण, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के एक अभिक्रिया होगी। जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड HCN से कराते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त हुआ है। सी एच डबल बॉन्ड ओ ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसको देख लीजिए, HCN की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो ये OH, H जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, CN जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा CHOH और ये CN हो जाएगा, CHOH का टेट्रा, ये CH2OH, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसका नाम होता है। उसके बाद दूसरा इसका है, दूसरा रिएक्शन है ग्लूकोज में जो जब CHO ग्रुप है तब उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ग्लूकोज को CuO यानी कि फेरिन विलयन इसको बोलते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, फेरिन विलयन बोलते हैं। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या पदार्थ प्राप्त होगा, रजत दर्पण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, रजत दर्पण इसको बोलते हैं जब जो प्राप्त होता है। तो ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला हो गया CHOH का टेट्रा और CH2OH, ये 2CuO, तो ये कॉपर ऑक्साइड है। जब इसका रिएक्शन इसके साथ होता है तो देखिए COOH बनता है। क्या बनता है, COO, ये एक एसिड बनता है, एसिड बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा तो यहाँ पर देखिए CU2O रजत दर्पण आपका प्राप्त होता है। उसके बाद एक अभिक्रिया और टालन अभिकर्मक से करा दे रहे हैं हम लोग, तीसरी वाली टालेन अभिकर्मक से। तो यहाँ पर देखिए जब ये टालेन अभिकर्मक से CHO CHOH का 4 और CH2OH ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का टालेन अभिकर्मक से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका बनेगा COOH CHOH4 और CH2। तीसरी अभिक्रिया दिया है यहाँ पर टालेन अभिकर्मक से क्रिया जब कराएंगे, जब ग्लूकोज का टालेन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे देखिए क्या बनेगा। ये देखिए आपका ग्लूकोज है और ये AG2O ये टालेन अभिकर्मक है। इसके साथ हम लोग गर्म करेंगे इसको तो ये आपका बनेगा COOH का ये टेट्रा है CH2OH और ये बनेगा आपका ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक ना। ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया प्लस में 2Ag यानी कि Ag निकल जाएगा सिल्वर यानी कि चांदी आपका ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बनेगा क्या, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का क है। प्रश्न नंबर 6 पर हम लोग आ गए हैं। प्रश्न नंबर 6 का क्या क कह रहा है, ये देखिए बोल रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। एथिल किसको, एथिल ब्रोमाइड को किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पर देखिए एथिल ब्रोमाइड C2H5Br ये फार्मूला होता है एथिल ब्रोमाइड का, प्लस C2H5O और ये Na सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड ये होता है आपका फार्मूला इसका, ठीक ना, सोडियम एथॉक्साइड का। तो दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये जो सोडियम है ये ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ एथिल आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा, C2H5O C2H5 बन जाएगा, ये डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा रिएक्शन चाहे क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाएंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में होता है तो ये क्या बनता है आपका पिक्रिक अम्ल। आर्थो पर एक नाइट्रिक NO2 जाएगा और एक पैरा पर फिर एक आर्थो पर, ठीक है। ये दोनों पोजीशन होती है मेटा की।
तो ये क्या हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं इस वाले पर, तीसरा वाला है क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के किसके साथ रिएक्शन है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन निकलेगा, OH निकलेगा माइनस और H निकलेगा, यानी कि H2O का निष्कासन हो रहा है और SO3H जुड़ रहा है, यानी कि आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। प्लस में देखिए Cl, और यहाँ पर जो आपका है आर्थो पर भी बन सकता है, पैरा पर भी बन सकता है, क्योंकि जब हम लोग अनुनादी संरचना निकालते हैं तो जो माइनस चार्ज आता है एक आर्थो पर आता है, पैरा पर आता है और एक इस आर्थो पर आता है। ठीक है, इस कारण ये जो आपका बनता है दो ही जगह बनता है, मेटा पर इसलिए नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपका चौथा रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तब क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कितने पर 623 केल्विन और 300 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर, ठीक है, 300 एटीएम पर हम लोग गर्म करेंगे तो ये आपका क्या सोडियम फिनाक्साइड बनेगा। सोडियम फिनाक्साइड को फिर HCl के रूप में या फिर यहीं पर रोक सकते हैं, या पूछा इतना ही तो यहीं पर रोक दीजिए। ठीक है, और अगर HCl का रिएक्शन करा देंगे तो ये आपका फिनाल बन जाएगा। ठीक है, अगर फिनाल बनाना है तो इससे भी आप बना सकते हैं सोडियम फिनाक्साइड से। उसके बाद देखिए एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। तो जब KOH को एथिल क्लोराइड को गर्म करेंगे तो देखिए क्या होगा, एथिल क्लोराइड ये है CH3CH2Cl यानी कि C2H5Cl ये एथिल क्लोराइड होता है। KOH एक्वस जलीय विलयन है और इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो KCl बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका एथेनॉल। KCl निकल गया, H2O भी इसमें से निष्कासित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जलीय था तो जलीय में जल भी रहेगा। ठीक ना, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वाला देखिए प्रश्न नंबर 6 का क का अथवा वाला है। अथवा वाला देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। पहले देखिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होता है। इस पर कुछ नहीं होता है, हम लोग क्या करेंगे, बस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर यही क्रिया चलती रहेगी। बांड को घुमाना है, क्या करना है, बस बांड को घुमाना। तो यहाँ पर देखिए जब यह डबल बांड यहाँ इस कार्बन से आएगा तो यहाँ पर डबल बांड बनेगा। ठीक है, एक लोन पेयर का मतलब होता है एक बांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बांड बन गया और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद ये वाला जो बांड है, ये वाला बांड उठकर इस पर आ जाएगा तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज इस पर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बांड। तो यहाँ पर देखिए डबल बांड बना, और ये वाला बांड उठकर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। फिर ये निगेटिव चार्ज इस वाले से बांड बनाएगा और ये वाला बांड उठ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर डबल बांड, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बांड बन जाएगा। तो यहाँ पर बांड बन गया और जो निगेटिव चार्ज था तो ये बांडवा उठा लिया इस पर, तो बांडवा जब इस पर आएगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये निगेटिव चार्ज आकर यहाँ पर बांड बनाएगा तो यहाँ पर डबल बांड हो जाएगा। तो डबल बांड एक यहाँ एक यहाँ, ये डबल बांड यहाँ आएगा, तो डबल बांड जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर आपका ये वाला बांड उठकर चला जाएगा इस पर, जहाँ से आया था वहीं पर चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का निगेटिव यहाँ का पॉजिटिव मिलकर के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर फिर से हो गया। अंतर क्या हुआ, बांड घूम गया, जो बांड इधर था वो बांड इधर हो गया, ये वाला इधर था ये वाला इधर हो गया, ये वाला इधर था ये वाला इधर हो गया। देखिए वही हुआ है ना। देखिए प्लस R प्रभाव के कारण आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। हाइलोजन आर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होगा। जो आपका आर्थो पैरा है वही आपका जो है निर्देशकारी क्या है, समूह, यानी कि ये आर्थो है और ये वाला पैरा है। तो आर्थो पैरा क्या है, एक निर्देशकारी समूह होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों पर आपका निगेटिव चार्ज आया। देखिए एक यहाँ पर आर्थो पर आया है, फिर यहाँ पर एक पैरा पर आया, फिर यहाँ पर एक आर्थो पर आया। तो इसलिए यहीं पर जो आपका रिएक्शन होता है किसी के साथ, यहीं पर आकर, जैसे पिक्रिक अम्ल में नाइट्रोजन यहाँ जुड़ता है, यहाँ जुड़ता है और यहाँ जुड़ता है। ठीक है, इसी में जुड़ता है। उसके बाद देखिए हैलोजनन हम लोग देख लेते हैं इसका।
हैलोजन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन एक हैलोजन परिवार के साथ ही रिएक्शन करे, चाहे Br से करे, चाहे Cl से करे, ठीक है, चाहे I से करे, चाहे फ्लोरीन से करे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Cl2 से रिएक्शन होगा क्लोरोबेंजीन का, तो हैलोजनन हो इसको कहेंगे, ठीक है, हैलोजनन कहेंगे, क्या कहेंगे, हैलोजनन। उसके बाद देखिए Cl2 जो होता है ये भी टूटता है C+ में और Cl- में, क्योंकि दो लोग जुड़े हुए हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर निगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर आपको यहाँ से यहाँ पर जुड़ेगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा ये इसके साथ जुड़ करके यहाँ से HCl निकल जाएगा बाहर। तो ये या तो आर्थो पर जुड़ सकता है या तो पैरा पर जुड़ सकता है, इसीलिए हम लोग दो लिखा जाता है, इसको क्या दो बार लिखा जाता है, एक आर्थो पर लिखा, एक पैरा पर। या तो ये आर्थो पर जुड़ सकता है या तो पैरा पर जुड़ सकता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नाइट्रीकरण कराते हैं। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि जो Cl होता है आपका, क्लोरोबेंजीन होता है, वो नाइट्रीकरण में HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल से, ठीक है, और हैलोजनन में हैलोजन का कोई परमाणु होगा एक उससे। और ये देखिए जब नाइट्रीकरण कराते हैं तो H2SO4 की उपस्थिति लेकर ही कराते हैं। तो यहाँ पर जो HNO3 है, इसमें जो आपका जो टूटने की क्षमता होती है, जो टूटता है ये इसमें, तो OH- में टूटता है और NO2+ में टूटता है, इसमें टूटता है प्लस में। तो OH एक हो गया इधर और NO2 इधर हो गया। जो माइनस वाला होगा वो वाला नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो निकलता है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो यहाँ पर NO2 जो है पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला जब हटेगा तो यहीं पर ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक NO2 यहाँ जुड़ गया, एक NO2 या तो यहाँ जुड़ सकते हैं, या तो आर्थो पर या तो पैरा पर। नाइट्रीकरण में ही आपका पिक्रिक अम्ल बनता है, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, आपका पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग सल्फोनेशन पर। सल्फोनेशन में देखिए क्या है, सल्फोनेशन में सल्फोनीकरण कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश है सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया जाता है। नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से, हैलोजन में हैलोजन या हैलोजनीकरण कहिए चाहे हैलोजनन कहिए, हैलोजन का कोई परमाणु होगा, ठीक है। और सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, ये भी टूटता है आपका OH- में, SO3H+ में टूटता है। तो जो प्लस वाला होगा वही जुड़ेगा, माइनस वाला तो जुड़ेगा नहीं। तो SO3H+ वाला आकर इस वाले पोजीशन पर और इस वाले पोजीशन पर जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जुड़ गया और एक यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। तो OH और एक H जो निकला वो माइनस हो गया, किसमें, पानी के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख वाला करा है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर दिया है CH3CH, और यहाँ पर CH3 है, CH3 CH3, और इस पर देखिए मेथिल ग्रुप है, और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं, जब कोई क्रियात्मक समूह यानी OH है, CHO या COOH है, ठीक ना, इस प्रकार से जब कोई क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक आता है उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर, इधर से भी तो देखेंगे जो साइड चेन, यानी कि ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, साइड चेन ज्यादा किधर से आ रहे हैं पहले, तो इधर से पहले आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से भी दूसरे पर आ रहा है, लेकिन ये 3 पर है, लेकिन इधर से 2 आ रहे हैं, 1 2, या एक ये 1 2, 2 आ रहे हैं, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक 2 पर आया, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 5 है, ये हो गया। तो देखिए 2 2, ये 2 2, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, साइड चेन का नाम लिखते हैं, यहाँ 2 2, तो 2 2, और एक 4 पर आया मेथिल 4, 2 2 4, ट्राई 3 बार आया तो ट्राई लिखेंगे, और ये क्या है, मेथिल है, तो ट्राई मेथिल लिख दिए। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, पांचों कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा, तो पेंट एन हो जाएगा, कितना, पेंटेन। और OH कितने पर आया है, 3 पर आया है, तो 3 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका यूपीएसी नाम, 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है, CH2CH CH2OH, और यहाँ पर भी OH है। जब एक OH ना होकर के कई OH हो जाए, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 1 1 2 और यहाँ 3 OH समूह आए हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं,
इनका हम लोग पहले 1 2 3 कार्बन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जितने OH हैं सबका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीन कार्बन क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो ये जाएगा प्रोपेन। और देखिए 1 2 3 कितने पर आए, 1 2 3 तीन, देखिए एक 1 पर आया है, बट 2 पर आया है, एक 3 पर आया है, तो 1 2 3 ट्राई ऑल, 3 बार आया है ऑल, तो ट्राई ऑल। ठीक है, IUPAC नाम इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला है क्वेश्चन, CH3 CH2O CH CH2 CH3, और यहाँ पर एक साइड चेन दिया है CH3 का। ठीक ना, इसको ये आपका होता है ईथर, क्या होता है, ROR, यहाँ पर R है, O है और R है। R का मतलब कोई एल्किल समूह है। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन, एक ये साइड चेन है तो इसको भी इसी में ले लेंगे, 1 2 3 4 कार्बन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन, कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है। और ये जो ये क्या है, मेथ है, क्या ये मेथ है, और ये जो मेथ है, ये जो मेथ है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3, कितने पर आए, 1 2 3 3 पर ये साइड चेन आया तो 3 मेथाक्सी, और 1 2 3 4 5 कार्बन तो पेंटेन। ठीक ना, 3 मेथाक्सी पेंटेन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। उसके बाद देखिए ये बेंजीन पर क्या है, देखिए बेंजीन पर CH3 है, OH है और CH3 है। अब देखिए इसका कहीं से हम इधर से करेंगे, यहाँ से इसका नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बात वही होगी। 1 2 2 पर इधर से भी साइड चला रहा है और इधर से भी 2 पर आ रहा है, तो चाहे जिधर से कर लीजिए। तो एक आएगा 1 2 पर, ये 2 पर आएगा, और 3 4 5 6 ये वाला कितने पर, 6 पर, तो 2 6 यानी कि 2 6। और ये डाई मेथिल है तो मेथिल, डाई मेथिल, और ये क्या है, OH को पेंजिन पर लिखा जाए तो एक फिनाल होता है, तो ये जाएगा फिनाल, 2 6 डाई मेथिल फिनाल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पांचवा वाला देखते हैं इसमें, तो पांचवा वाला क्या है, CH3 CH 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 CH2 OH, और ये क्या है आपका साइड चेन है, CH Cl है, CH3 है, CH3, ये सब आपका क्या है, साइड चेन है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर देखिए पहले अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्लोरो में C आता है, तो C पहले आता है, यहाँ मेथिल है तो यह मेथिल पहले नहीं आता है, C आता है, यानी कि यम, ये यम से शुरू है, ये C से शुरू है, तो C पहले आता है, यम बाद में आता है, तो हम लोग पहले क्लोरो को लिखेंगे। तो ये कितने पर आया है, देखिए इधर से नंबर करेंगे, 1 और 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो यहाँ पर देखिए 4 पर आया तो 4 क्लोरो, और एक 2 पर आया, 3 पर आया, 2 3 डाई, 2 बार आया तो डाई मेथिल, कौन आया, मेथिल आया। और ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन हो गया, और आल कितने पर आया, 1 पर आया, तो 1 आल हो जाएगा। ठीक है, इसका IUPAC नाम ये हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। और आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख का जो अथवा वाला क्वेश्चन है ये वाला है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए हम अभी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन में कैसे दिया है। तो क्वेश्चन में देखिए इस प्रकार से दिया है, ऐसे दे दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों का अनुमान, इस प्रकार से दिया है, और इसके आगे लिखना है आपको। ठीक है, और इसमें यहाँ पर दिया है इस प्रकार से, और इसके आगे लिखना है, इन सब के आगे लिखना है अभिक्रिया क्या बन रही है। ठीक है, तो इसको खोजने में बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है बेंजीन पर OH2H5 है, तो इसको बोलेंगे एथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे। ठीक ना, एथॉक्सी बेंजीन इसको बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए HBr है, HBr से जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, H जाकर देखिए ये टूट जाता है, ये आपका किस में टूटेगा, ये देखिए ऐसे टूटेगा, ये देखिए टूटेगा आपका प्लस में, और ये माइनस में, और ये इसकी ब्रेकिंग होगी तो ये माइनस में और ये प्लस में। अब देखिए प्लस वाला जो होगा, ये प्लस वाला है तो इस माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा, यहाँ पर H हो गया तो OH जुड़ गया तो ये फिनाल बन गया, और C2H5Br यानी कि एथिल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वाला है, वही चीज है, और इसके साथ सांद्र H2SO4 है, सांद्र HNO3 है, दोनों की उपस्थिति में क्या करना है, रिएक्शन कराना है। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से जो आपका नाइट्रोजन ये NO2 होगा, ये NO2 आर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा। तो आर्थो पोजीशन पर तो यही जुड़ा हुआ है, ये जाकर कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए NO2 पैरा पर, या फिर यहाँ पर आपका
यहाँ पर आर्थो पर यहाँ पर जुड़ सकता है, नहीं तो यही आर्थो हो जाएगा इसके लिए। क्यों क्यों यही आर्थो क्यों होगा? क्योंकि जो जुड़ा रहता है और जिसके बगल में जो जुड़ने की ये क्षमता होती है वही आपका ये आर्थो हो जाता है, यानी कि इसके बगल वाला ये जो है आर्थो हो जाएगा। ठीक है, ये आर्थो हो गया। तो आर्थो नाइट्रोबेंजीन बनेगा या फिर पैरा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। उसके बाद देखिए तीसरा वाला है। तीसरा वाला क्या है? देखिए तीसरा वाला है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये H2O और ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन इसका हो रहा है, जल अपघटन कराया जा रहा है। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए ये क्या बनेगा, ये OH में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और OH में टूटेगा ना। तो जब ये H में टूटेगा और एक H यहाँ पर है, जब ये बांड देखिए कहाँ बांड उठाएगा, ये बांड उठाएगा इधर। जब ये बांड इधर उठाएगा तो इस पर आ जाएगा कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर आकर के आपका OH जुड़ेगा और इस पर आके आपका H जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर CH3OH 1 2 3 4 बांड बनाया ये। तो ये आपका बनेगा इसमें, ठीक ना। ये वाला देखिए इधर से इधर आया, इसमें बनेगा CH3CH और CH3OH बीच वाले पर। और देखिए चौथा वाला है CH3C CH2CH और इस पर CH3, इस पर CH एल्डिहाइड है Na सोडियम, ये देखिए NaBH4। तो ये आपका जब रिएक्शन करता है तो ये देखिए जो आपका ये CHO ग्रुप है, यहाँ से ऑक्सीजन ब्रेक होता है माइनस के रूप में और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ता है और इस पर एक हाइड्रोजन जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पर OH हो जाएगा। ठीक है, कुछ बदलाव नहीं होगा, सिर्फ यही होगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पांचवा वाला है तो बेंजीन पर COOH है, COOH है, एक आर्थो पर एक पैरा पर है, एक मेटा पर है। तो यहाँ पर देखिए SOCl2 की ताप में जब हम लोग थैलिक एसिड, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, SOCl2 से रिएक्शन हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका CO, यहाँ पर देखिए COCl, यहाँ पर Cl जुड़ गया किसकी जगह पर? OH की जगह पर। OH यहाँ से हटा, OH यहाँ से हटा, तो यहाँ पर क्या जुड़ा? Cl जुड़ गया। ठीक है, तो ये थैलोइल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? थैलोइल क्लोराइड। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 7 का क वाला क्वेश्चन है। क वाला क्या बोल रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे और ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये है ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेन, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, एक कार्बन पर ये पहले वाले पर लगा OH तो 1 आल ब्यूटेन 1 आल हो गया। और ये देखिए प्रेजेंस में किस K2Cr2O7 के प्रेजेंस में H2SO4 की उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में कराया जा रहा है CH3CH2CH2CH और COOH बनेगा। ठीक है, ये एक एसिड बनेगा। एल्कोहल से क्या बनेगा? एक ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। तो ये ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। उसके बाद देखिए ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जब इस प्रकार का रिएक्शन होगा तो ये देखिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C3H7CH4CHO और इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3CH2CH2CHO। ठीक ना, देखिए इसमें 7 हाइड्रोजन है तो इसमें 2 2 4 7 हाइड्रोजन हुआ, 3 कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन बराबर है K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराएंगे तो ये आपका बनेगा CH3CH2CH2COOH। तो ब्यूटेनोइक अम्ल आपका बन जाएगा। तो बहुत ही इजी है आपका ये रिएक्शन जो थी, तो आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा और बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा वाला है। तीसरा वाला देखिए कर रहा है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। ये मैग्नीशियम की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो ये हो जाएगा Mg किस पर आकर जुड़ेगा? इसी पर आकर जुड़ेगा तो MgBr हो जाएगा और NO2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये CO2 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा तो फिर ये इसी पर CO2 आकर क्या करेगा? इसी पर अटैक करेगा और इसी पर अटैक करेगा तो ये C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड O और ये जो ऑक्सीजन है इसी Mg से जुड़ा रहेगा डबल सिंगल बॉन्ड से। ठीक है,
MgBr और ये NO2 यहीं पर रहेगा। फिर इसके बाद एक जल अपघटन इसका कराएंगे। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये कहा जल अपघटन कराने पर देखिए COOH यानी कि ये एक क्या बन जाएगा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये एसिड बन गया यहाँ पर, ठीक ना। इसमें कुछ नहीं हुआ, देखिए Mg मैग्नीशियम और ब्रोमाइड है। यहाँ पर पहले मैग्नीशियम से रिएक्शन हुआ है तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जुड़ गया है। उसके बाद CO2 की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ है तो CO2 इसी पर आकर जुड़ा है और ऑक्सीजन मैग्नीशियम और ब्रोमाइड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक बार जल अपघटन कराए हैं तो आपका COOH हो गया है और बाकी सब बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हुआ है। और यहाँ पर देखिए बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, बेंजिल एल्कोहल से क्या बनाना है आपको, फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है। यहाँ पर CH2OH CH2OH यहाँ पर बेंजीन पर लगा है तो इसको बोलेंगे बेंजिल एल्कोहल से, बेंजिल एल्कोहल है, ठीक है। बेंजिल एल्कोहल है, किसकी उपस्थिति में करें, SOCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा तो यहाँ पर CH2Cl हो जाएगा। जो वहाँ पर OH था वहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। फिर KCl की उपस्थिति में एक बार रिएक्शन करेंगे तो जहाँ पर Cl है K से निकल जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा और उसके बाद CH2Cl हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो ये हो जाएगा CH2COOH। ये आपका बन गया आपका फेनिल एथेनोइक अम्ल। क्या बन गया, फेनिल एथेनोइक अम्ल बन गया। उसके बाद एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, ठीक ना। ये देखिए एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाएंगे तो कैसे, CH3COOH है, ये एसिटिक अम्ल है। उसके बाद अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट बन गया। ये देखिए NH4 है तो ये क्या है, अमोनियम एसिटेट है। अमोनियम एसिटेट को शुष्क आसवन में H2O निकलेगा, यहाँ पर शुष्क आसवन, जब शुष्क कराएंगे इसको तो सूखा हो जाएगा, सूखा होगा तो यहाँ पर H2O निकलेगा ही, ठीक ना। तो जब H2O निकल जाएगा तो आपका CH3CONH2 NH2 बन गया, एसिटामाइड बन गया। क्या बन गया आपका, एसिटामाइड यहाँ पर बन जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न आ गया आपका, देखिए सबसे तगड़ा प्रश्न, इसको इस क्वेश्चन को कोई लड़का नहीं कर पाया होगा, आई होप। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 का क का अथवा है। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बनिक यौगिक क आणविक सूत्र जिसका है C8H16O2 है, ये O2 है, ठीक है, को तरनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ख एवं एक एल्कोहल ग प्राप्त हुए। ग को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न होता है। ग का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 प्राप्त होता है। क ख ग की पहचान कीजिए। अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरणों को लिखिए, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या हम लोग इसमें करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा है प्रश्न नंबर, इसमें क का अथवा तो है ही, लेकिन ये सेट नंबर 2 में भी पूछा है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम सेट नंबर 2 में पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर 7 का क है, ठीक ना। अणुसूत्र C4H8O2, यहाँ पर 4 नहीं रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा और यहाँ पर 8 नहीं रहेगा, यहाँ पर 16 रहेगा, तब ना O2 होगा। वाले कार्बनिक का तनु H2SO4 के से जल अपघटन, ठीक ना। इसमें भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। कार्बनिक अम्ल का एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित है। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन इसमें भी, को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित। इस वाले क्वेश्चन को जब मैं कर रहा था ना तो इसमें ये वाला क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था, जिसमें ये वाला है, ये वाला जो है, ये आपका जो आपका ये वाला दिया है C4H8 वाला, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था। ये जो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ C4H8O2, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया। सेट 1 वाले में इसको मैं कराया हूँ सेट 2 को, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक ना। मैं कहा कि जब ये क्वेश्चन है तो ये वाला कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम सेम टू सेम वही बताना है। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है, लेकिन क्वेश्चन हल ही नहीं हो रहा था, कुछ बन ही नहीं रहा था। तो इसमें देखिए क्या क्या बनेगा पहले हम लोग देखिए जानते हैं। अगर देखिए ये क्वेश्चन कहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक कार्बनिक यौगिक क अणुसूत्र इतना दिया है, को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के पश्चात कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब यह कब कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, जब यह एस्टर होगा। तो इसको एस्टर के रूप में पहले लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एस्टर के रूप में लिखे हैं
CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3, ठीक ना। ये एस्टर के रूप में इसको हम लोग लिख लिए। अब ये कौन सा एस्टर है? ब्यूटिल ब्यूटिल ब्यूटेनोइक है, तो इसको हम लोग क्या ब्यूटिल ब्यूटेनोइक एस्टर होगा, ये एस्टर है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सल्फ्यूरिक अम्ल के 7 जल अपघटित करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ख एवं एल्कोहल ग प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए जब H2SO4 के साथ जल अपघटन इसका हुआ तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ख है, और एक इसके साथ एल्कोहल प्राप्त होता है जो क्या है ग है, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि ग को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न होता है, फिर से ख उत्पन्न होता है, ठीक है, जो देखिए ये वाला ख है। अब ग को देखिए ये क्रोमिक अम्ल के साथ हम लोग ऑक्सीकृत करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्रोमिक अम्ल को जब इसको क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करते हैं तो आपका CH3 CH2 CH2 COOH, यही आपको ग ख वाला प्राप्त होता है। यही ने कहा है कि ख वाला प्राप्त होता है, तो ख वाला फिर से प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए फिर ऑक्सीकरण ख उत्पन्न होता है। ग का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है। क्या? देखिए आपका जो ग है, ये वाला जो है ग, इसका हम लोग निर्जलीकरण करेंगे। देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH, इसी का निर्जलीकरण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH और ये CH2, इसी को कहते हैं ब्यूट 1 इन। क्या होता है ये? ब्यूट 1 इन। ये ब्यूटेन 1 आल था, ये ब्यूट 1 इन है, ठीक है, तो यही प्राप्त होता है। उसके बाद क्या बोला है? बोला है कि क ख ग की पहचान कीजिए, अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो सभी रासायनिक समीकरण को हम लिख चुके हैं, और ये आपका क है, कौन है? आपका क है, और आपका ख है, आपका ग है, ठीक ना। ये आपका ग है, ये ख है, और ये आपका क है, ठीक है, सब पता चल गया। और निर्जलीकरण कराने पर आपका ब्यूट 1 इन भी प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 7 के ख पर। अब देखिए 7 का ख है, निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। एक रासायनिक परीक्षण लिखना है। देखिए यहाँ पर मेथिल एमीन व डाई मेथिल एमीन में मतलब विभेद बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये मेथिल एमीन होता है, जब मेथिल एमीन क्लोरोफार्म के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? CH3NC बनाता है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाता है, और ये KCl और 3H2O बनाता है, ठीक है, यानी कि 3 गो H2O, 3 गो KCl पोटेशियम क्लोराइड, और ये आपका मेथिल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। वहीं पर जब आपका डाईमेथिल एमीन लिया जाता है, देखिए डाईमेथिल एमीन लिया गया तो ये कोई रिएक्शन नहीं करते, यहाँ पर नो रिएक्शन लिखा गया है, ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं हम, नो रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है डाईमेथिल एमीन किसके साथ? क्लोरोफार्म और KOH के साथ, उसी के साथ रिएक्शन करेंगे जिसके साथ ये हो रहा है, ठीक है। और देखिए दूसरा है एथिल एमीन व एनिलीन। जब एथिल एमीन का रिएक्शन होता है क्लोरोफार्म और KOH के साथ गर्म करते हैं, तब ये आपका बनता है एथिल आइसोसाइनाइड, और ये एथिल कार्बिल एमीन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एथिल कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। इसमें एक दुर्गंध होती है, इसमें क्या मिलता है? एक दुर्गंध होती है, और ये तो बनता है ये साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब इसके साथ रिएक्शन होता है एनिलीन के साथ क्लोरोफार्म और KOH के को गर्म किया जाता है, तो ये आपका बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? यह फेनिल आइसोसाइनाइड, और इसमें क्या बना? एथिल आइसोसाइनाइड बना, और इसमें क्या बना? फेनिल आइसोसाइनाइड बना, और इसमें जो सुगंध निकलती है बदबूदार होती है, ये इसमें से जो गंध निकलती है बदबूदार होती है, और इसमें से दुर्गंध निकलती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते, यहाँ पर देखिए एनिलीन व बेंजिलिएमीन, ठीक ना, इसके साथ विभेद करना है। तो ये देखिए एनिलीन हो गया, एनिलीन को जब HCl और EHNO2 के साथ रिएक्शन गर्म किया जाता है तो ये आपका बन जाता है बेंजेनोइक डाइजोनियम लवण बन जाता है, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? डाइजोनियम साल्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। तो यही होता है बेंजीन डाइजोनियम लवण का सूत्र, यही होता है, ठीक है, तो ये बनता है। उसके बाद देखिए आपका जो ये बेंजिलमीन है,
बेंजिल एमीन का जब रिएक्शन उसी के साथ कराया जाता है तो ये देखिए क्या बनता है, अनस्टेबल बनता है। अनस्टेबल ये बनता है, देखिए बेंजीन पर CH2N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस पर 4 बॉन्ड बना हुआ है Cl माइनस, ठीक ना। तो इस पर प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस पर 4 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड बना ही सकता है लेकिन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा है एनिलीन व एन मेथिल एमीन के साथ विभेद करना है। तो एनिलीन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ये देखिए क्लोरोफॉर्म है, KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका NC बन जाएगा जो आपका बना था उधर फेनिल आइसोसाइनाइड जिसे कहते हैं, और KCl और H2O तो निकलेगा ही। उसके बाद देखिए ये वाला जो है एन मेथिल एमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, जैसा कि पीछे आपको दिखाएं एक रिएक्शन, उसी प्रकार से ये भी है, कोई रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद पांचवा वाला है द्वितीयक व तृतीयक एमीन में, तो यहाँ पर देखिए द्वितीयक एमीन, यहाँ पर ये वाला मत लीजिएगा, ये वाला हम काट दिए हैं, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर कट का निशान लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए C6H5SO2Cl प्लस HNRR, ये RR क्या है, द्वितीयक एमीन है, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, और द्वितीयक एमीन से जब रिएक्शन करता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तो ये क्या बनता है आपका, ये क्या बनता है, ये देखिए आपका बन जाता है C6H5SO2N पर RR, ठीक ना, और ये HCl निकल जाता है। उसके बाद देखिए यही रिएक्शन जब आप तृतीयक एमीन से कराएंगे, तृतीयक एमीन में 3 R होता है, H तो होता है नहीं, तो H नहीं रहेगा तो यहाँ से कोई जुड़ेगा नहीं, जब Cl हटेगा तभी तो यहाँ पर ये जुड़ेगा, तो इस पर R है तो R हटेगा नहीं, तो इसलिए ये कोई रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए यह कोई रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद एक पेज और बचा है, देखिए एक क्वेश्चन बचा है प्रश्न नंबर 7 का, ख का अथवा है। अथवा वाले में निम्न पर लघु टिप्पणियां लिखिए, निम्न पर क्या लिखना है, लघु टिप्पणियां लिखना है। पहला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होता है इसमें देखिए क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त एक विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बिल एमीन है, यहाँ पर एक क्या लिए हैं, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिए हैं, क्लोरोफॉर्म है KOH है, इसकी उपस्थिति में हम लोग, ये विलयन है KOH का, इसकी उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा C6H5N ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए डबल बॉन्ड है, और ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक ना, यानी कि उपसंयोजी बंध है जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है। प्लस में 3 KCl H2O भी निकलेगा, तो ये आपका बनेगा इसमें, इसका नाम पीछे हम बताएं, ठीक ना। और ये देखिए डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण में क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है। देखिए जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के यहाँ पर देखिए HNO2 HCl के साथ कराते हैं तो डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है, इसे डाइजोटीकरण कहते हैं, ठीक ना, इसे क्या कहते हैं, डाइजोटीकरण कहते हैं। ये देखिए एनिलीन है, ये HNO2 है, HCl है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराना है, ये आपका बनेगा डाइजोनियम लवण बनेगा, और H2O भी इसमें से निकलेगा। उसके बाद देखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, या देखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या होता है, ये देखिए गैब्रियल अभिक्रिया होती है जिसमें ये थैलेमाइड है, और थैलेमाइड का जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए O रहेगा, और यहाँ पर देखिए एल्कोहलिक KOH के साथ H2O के साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या बनता है आपका, यहाँ पर पोटेशियम आकर जुड़ जाता है, ठीक ना, यहाँ पर पोटेशियम आकर जुड़ जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। देखिए H हटा, पोटेशियम जुड़ा, और यहाँ पर H आएगा तो H2O निकल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए C2H5Br पॉजिटिव, यहाँ पर ये जो इस प्रकार से दिखा रहा है पॉजिटिव, ये आंशिक प्लस है, ठीक ना, आंशिक प्लस चार्ज है, और ये आंशिक माइनस चार्ज है, माइनस KBr, ये KBr निकलेगा, यहाँ से KBr निकल जाएगा, C2H5 जुड़ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका जो ये देखिए यहाँ पर टूटेगा ना, इसका जब ब्रेक होगा तो ये देखिए ब्रेक हुआ ना, इसका ब्रेक होगा और इसका ब्रेक होगा, तो हम जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो H होगा, H जुड़ेगा OH जुड़ेगा, H जुड़ेगा OH,
OH जो होगा इधर जुड़ेगा, H जो होगा नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, OH एक इधर एक H इधर जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करा रहे हैं, तो ये आपका बनेगा C2H5 यानी H2, यानी कि दूठ H इसमें जुड़ जाएगा तो C2H5 यानी H2 बन जाएगा, और OH इसमें जुड़ जाएगा, OH इसमें जुड़ जाएगा, ये थैलिक अम्ल बन गया आपका। क्या बन गया? थैलिक अम्ल बन गया। ये 1 डिग्री एमीन बन गया। ठीक ना, तो यहाँ तक तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और यही सेकंड मतलब सेट का जो केमिस्ट्री का जो सेट नंबर 2 था, इसका ये लास्ट वीडियो थी। तो आपको मुझे मतलब आशा है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। पीडीएफ के लिए 74 612 763 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।